वो एकदम तेजी से खुद को संभालते गफ्फत से सा हिलाने लगी। वो आप यहाँ? उसे समझ ही नहीं आई कि वो क्या कहे। आपको मेरी मौजूदगी से खौफज़दा नहीं होना चाहिए भाभी। जहाँ तक मुझे पता है हमारी दोस्ती का राज अफ़शा आप तक हो चुका है। मुझसे घबराइए मत। मैं जितना डरावना दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। नरमी और एहतराम से मुखातिब होता आयना को अच्छा लगा था। वो अपनी बहन के लिए पुरसुकून हो गई थी। मिशी जिसके हाथ आई वो हाथ कम से कम सख्त नहीं थे। आइए बैठिए। क्या लेंगी आप? मैं मुलाजिम को कहता हूँ। वो ऐसे बोल रहा था जैसे हन्नान का नहीं उसका घर हो। इससे पता लगता है कि वो दोनों वाकई एक दूसरे के भाई हैं। नो थैंक्स। वो सामने सोफे पर बैठ गया। आईना की वजह से बिल्कुल सीधा बैठा था, वरना उसकी आदत थी टांग के ऊपर टांग रखने की। बैठिए। अगर आप मेरी मौजूदगी से कंफर्टेबल नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। मैं हन्नान को बुलवाता हूँ। वो उसके नर्वस होने पे बोला, मिशी कैसी है?" अब उससे रहा नहीं गया। वो सिकंदर से रमशा के बारे में पूछे बगैर न रह सकी। एक तो वजह सिकंदर की नरमी थी, दूसरा अगर वो अपना गुरेज सिखाती तो सिकंदर ने उठ जाना था। सिकंदर रमशा के जिक्र पे होले से मुस्कुराया। रे अल्लाह का शुक्र है ठीक है। मैं उसी के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा था मगर वो आगे कुछ बोल नहीं सका। वो कैसी है? मतलब कि वो परेशान तो नहीं रहती या रोती तो नहीं है? उसकी तबीयत तो नहीं खराब हुई? देखिए भाई, आई नो आप उससे किन हालात के बिना पर उसे अपनाया हो, मगर वो दिल की बहुत अच्छी है। उसको समझिएगा ज़रूर। सिकंदर एकदम उसके परेशानी और तेजी से बोलने पर हंस पड़ा। आपकी बहन रोती कम रुलाती है बंदे को। आंखों के सामने उसका घूरता हुआ अक्स आया तो दिल को कुछ हुआ, कुछ मीठा मीठा सा एहसास हुआ। जब से रमशा ने उसको नशे की हालत में संभाला था उससे रमशा का ही नशा हो गया था। अजीब सा सरूर था उसकी जरा सी झलक देखने पर। उसके बाद से उसे बाकी नशे बेमायने लग रहे थे। आईना उसकी बात पर चौंक गई। वो कुछ कहने लगी जब गीले बालों में हाथ फेरता रेड टी शर्ट ब्लू जीन्स में हन्नान उसकी तरफ आया तो आईना को देखकर हैरान हो गया और फिर घूम कर उसे देखा जो कमीना मुस्कुराकर उसे सुन रहा था। गला जोर से खंगार कर बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुरे? आईना ने गर्दन मोड़कर उसे देखा तो नाराजगी से मुंह फेर कर बोली, अपने बहनोई से मिलने आई हूँ। किसी खुशफहमी में मत रहिएगा आप। उसकी बात पर सिकंदर हंस पड़ा। हन्नान चलता हुआ उसके साथ बैठा। अच्छा, तो कल का गुंडा आज का बहनोई हो गया। सिकंदर ने उसे घूरा। कम से कम गुंडे में पुलिस वालों से ज्यादा तमीज है। नखरे नहीं, अकड़ नहीं। आईना न रूठेपन से बोली। सिकंदर को बेतहाशा हंसी आई। मुंह पे हाथ रखकर उससे खुद को रोका। अनान ने शौक से उसे फिर सिकंदर को देखा जिसने कंधे उचका लिए थे। ये तमीजदार हम्बल इंसान है, कोई शक है? सिकंदर ने खुद को कहने से ना रोका। अगर ये हम्बल इंसान है तो वह बदतमीज ही ठीक हूँ। अब बताओ यहाँ क्या कर रही हो? और खुदात भाई ने तुम्हें देख लिया तो वो यहाँ से भाग जाएंगे। मना किया था ना? एक बात बताएं, चाचू को नहीं पता तो वो? मैं जब आता हूँ तो वह उस वक्त रूम में बंद होते हैं। बस एक दफ़ा सामना हुआ तो उन्हें लगा कि मैं हन्नान को धमकाने आया हूँ। यू नो, गुंडागर्दी। सिकंदर ने उसके अधूरे सवाल का मुकम्मल जवाब दिया। सिकंदर, बेहतर है तू अब चला जा। मैं इन मोहतरमा से निपट लूँ। घर वालों को चकमा देकर डेरिंग बनकर आई हैं यहाँ। उसे आईना की आमद यहाँ पर अच्छी नहीं लगी थी। लाख भरोसा अपनी बीवी पर, मगर है तो औरत। जरा सा इमोशनल होगी तो फिर क्या वो काम से। आप चाहो तो रे के घर भी आ सकती हो। यू आर मोस्ट वेलकम। उसकी बात पर हन्नान ने उसे ऐसे देखा, बेटा जुबान को फौरन लगाम दे, वरना अब की बार मैंने वही हशर करना है जैसे तूने हादसे का किया था। सिकंदर उसकी नज़रों का मफहूम समझ गया था मगर वो इग्नोर कर गया। सच्ची में अभी? दुरायना, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसे सिकंदर और दुरायना दोनों का पता था। वो इस वक्त नहीं चाहता था कि रमशा और आयना का सामना हो। सिकंदर का कुछ नहीं जाएगा, मगर अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो दुरायना के सामने नजर मिलाने के काबिल नहीं रहेगा और वो ये मर कर भी नहीं चाहता था। मगर हन्नान ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक्सक्यूज मी, उसे सिकंदर को कहा जो मुस्कुराकर उठ पड़ा था। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस वो फाइल दे दो। वैसे भी मुझे देर हो रही है। उसकी बात पे हन्नान चौंका। आईना का हाथ छोड़कर बोला, कहाँ? काम धंधे पे। अब तुम्हारी तरह सरकार का नौकर थोड़ी हूँ जब वक्त पे आऊँ जाऊँ। उसके तंज पे वो खून के खून पीकर रह गया। आओ मेरे साथ, उससे से कहते हुए वो चल पड़ा जबकि सिकंदर समझ गया अब उसकी जान नहीं बख्शेगा जब तक अपना लेक्चर न सुना दे। फिर मुलाकात होगी भाभी। अल्लाह हाफिज।
नरमी से आयना को कहता वो उसके पीछे चल पड़ा, जबकि दूर आयना उन दोनों को जाता हुआ देखने लगी। फिर गहरा सांस लेकर उससे अपना पर्स उठाकर फ़ोन निकाला। भाभी, मामा आए हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं जा रही? अब तो आप दोनों के दरमियान कोई नाराज़गी तो नहीं है ना? तो फिर? पॉपकॉर्न के पीस को मुंह में डालते हुए रमशा ने उसे देखा। फिर वो दोबारा सामने लगी फिल्म की तरफ मुतवज्जा हो गई, जैसे उसकी बात को इग्नोर किया हो। अभी वो दोनों ब्लैक पैंथर देख रहे थे, जब अचानक फाखरा माई और उन्होंने सिकंदर की आमद का बताया। वक्त ने अच्छा कहकर फिर फिल्म की तरफ मुतवज्जा हो गई, जबकि रमशा ऐसी बनी रही जैसे उसे सुना ना हो। रात देर से आने का कहकर गया था और पूरा एक दिन बाहर गुजार कर आया था। सारी रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा रात के 3 बजे आएगा, पर इंतज़ार करते करते फजर हो गई। उन साहब का तो कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं था। दिल तो कर रहा था उस आदमी को झुंझोड़ कर पूछे कि उसको इतनी अजियत आखिर क्यों देते हो। हमेशा उस शख्स को अपने दिल की क्यों करनी होती है। बस उसे फैसला कर लिया, वो आएगा तो वो भी उससे 24 घंटे अपना मुंह नहीं दिखाएगी। हम बीबी, सिकंदर पुत्र ने आपको बुलाया अपने कमरे में। अच्छा, याद है उसकी ज़िंदगी में कोई रमशा भी है, वरना मुझे तो लगा वो तो भूल ही गया था। तंजिया सोच को झटक कर उससे महज उनसे जान छुड़वाने के लिए सर को होले से हम दे दिया था। आगरा माई उसके बाद रुकी नहीं, चल पड़ी। उसी तरह 15 मिनट गुजर गए। एक बार फिर बुलावा आया, जिस पर उसे दोबारा सर हिलाकर इशारा किया कि वो आ रही है। आती है मेरी जूती, बल्कि मेरी जूती भी नहीं आएगी। दूसरी बार बख्त ने गौर किया था कि वो ऐसे कह रही थी। उसका जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। उससे वैसे ही पूछ लिया जिस पर रमशा ने उससे इग्नोर किया। ओहो, क्या उन्होंने मुझे गुस्सा किया इसलिए आप उनसे नाराज़ हैं? मगर आप भी दिल पे ज़्यादा ना लें, ऐसे कर जाते हैं वो, फिर बदले में मुझे बड़े फ़ायदे मिल जाते हैं। मतलब एक दिन गुस्सा करेंगे, अगली मज़ीद 10 दिन एक्स्ट्रा नर्म रहते हैं। मतलब मुँह से कुछ भी कहो, वो पूरा करने को तैयार है। अब देखना कैसे खाने पीने की अशिया, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, कभी कभार मूवीज़ का प्लान। उफ, देखती जाइएगा। क्या पता आपको कोई सरप्राइज से इसलिए बुला रहे हों। वक्त तो ऐसे पागल हो रही थी जैसे उसे सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, क्या होगा सरप्राइज? गुस्सा, डांट, फिर नरमी, फिर प्यार। ये बदलते मौसम देखती रहूंगी। मैं फिर कहेगा मैं जा रहा हूँ, आ जाऊंगा जल्दी। उसके बाद 3 दिन बाद आएगा। मैं अब उसके साथ हरगिज नरम रवैये से पेश नहीं आऊंगी, बहुत हो गया। दिल में कहते उसे सर नफे में हिलाया कि वो नहीं जाएगी उसके पास। ठीक है, खुद आ जाएंगे। वो मुंतज़िर थी कि अभी दरवाज़ा धाड़ से खुलेगा, और वाकई खुला था। मगर उसकी बजाय अंदर तेज़ी से आता हासिक और जावेद। फिर फायरिंग की आती आवाज़ों ने बिस्तर पर दोनों नींद दराज लड़कियों को साकित कर दिया। मैडम उठिए। हासिक ने तो रमशा की तरफ देखने की जरूरत नहीं की, बस सिर की तरफ बख्त के पास आया और उसका हाथ थाम कर उससे घसीटा। बख्त, चलो मेरे साथ। मगर हुआ क्या है अचानक से? लेकिन हासिक ने उसे मौका नहीं दिया और तेजी से खींच कर बाहर लेकर गया। रमशा ने जल्दी से दुपट्टा उठाया और जावेद से परेशानी से कभी पीछे गर्दन घुमाता, कभी रमशा को जो चप्पल पहनकर उसे देखने लगी। हुआ क्या है? उससे भाई हाथ में गन थामी हुई थी और वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। वजह रमशा ही थी। वो उसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसका नुकसान पहुंचाया समझो सिकंदर को पहुंचाया। मैम प्लीज़ जल्दी। आसिक जैसी हिम्मत उसमें नहीं थी, इससे वो तेजी से बोला। रमशा भी घबराकर बाही की तरफ भागी, वो भी उसके पीछे आया। वो अभी नीचे जाने वाली थी कि एकदम रुकी। उसके एकदम रुकने पर जावेद भी रुक गया। फायरिंग की आवाज़ ऊपर से आ रही थी, ऊपर तो सिकंदर का कमरा। मैम, सर बाहर हैं, आप प्लीज़ जल्दी चलिए। वो इतनी मुश्किल टाइम में उसकी सोच को आसानी पड़ चुका था और तेज लहजे में बोलता उसको पीछे जाने का इशारा करने लगा। रमशा के अंदर सुकून फैल गया और वो तेजी से भागते हुए बाहर आई, जहाँ हासिक भक्त को अपनी जीप में बिठा रहा था और उस गाड़ी को रिवर्स कर रहा था। भक्त के चेहरे पे परेशानी थी, या शायद वो रो रही थी। मैम, जल्दी से गाड़ी में बैठिए, हमारा यहाँ से निकलना बेहद ज़रूरी है। एकदम सामने से ड्राइवर सिकंदर ही की गाड़ी लेकर आया तो जावेद ने दरवाज़ा खोलते हुए उससे कहा। दोपहर शाम के वक्त ढलने लगा था, मगर रमशा के दिल को कुछ हुआ। ऐसा लगा ये शाम जैसे आखिरी शाम थी। सर झटक कर उससे इधर उधर सिकंदर को तलाश किया। दिल एकदम पागल हो उठा। उसे सिकंदर कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे तो लगा था कि वो बाहर आएगी तो एकदम उसका पीस भागता हुआ आएगा और उसे सीने से लगाकर तेजी से गाड़ी में बिठाएगा, मगर वो है कहाँ? मैडम,
जावेद अब की बार ऊंची आवाज से बोला। रमशा ने उसे देखा, फिर उससे सिकंदर का पूछा। वो बाहर है, आप गाड़ी में बैठिए। वो आगे बढ़ा। मजबूरी में वो रमशा का हाथ पकड़कर गाड़ी में घुसने वाला था। जब एकदम रमशा पीछे हुई, वो समझ गई सिकंदर अंदर है, शायद उनका मुकाबला कर रहा था। सारों को निकालकर वो खुद उनसे निपटना चाहता था। वो उसे जानती थी। हाँ, वो अकेला है, कोई नहीं है, उसकी रे भी नहीं है। वो सेल्फिश होकर नहीं जा सकती थी। उसका सिकंदर दिल को किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। वो मुड़ी और घूम कर जाने लगी जब जावेद ने उसका बाजू पकड़ लिया। चेहरे में बेबसी और लहजे में तेजी थी। मैम, चलिए, सर निकल जाएंगे। मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ। प्लीज़ हमारे लिए मुश्किल न बनाए। सर को पता चला तो हम सबको मारे देंगे। जावेद की बात पर रमशा देखती रही। वो बचेगा तो ही सबको मार सकेगा ना। सिकंदर उससे जुदा नहीं होगा। दिल दर्द से तड़प उठा। दिल का दर्द जुबान पे आ ठहरा। उसका सब पिला के टूट गया। सिकंदर, उसकी आंखों से पानी निकला। वो अकेला है। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है वो मार देंगे उसे। सिकंदर। जावेद को झटका लगा। रमशा ने सारी हिम्मत जमा करते हुए चिल्लाकर कहा था और तेजी से फायरिंग की परवाह किए बगैर अंदर की तरफ भागी थी। वो बुत बना खड़ा रहा। उसका बोलना उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। सिकंदर, वो एक बार फिर चीखी थी। दिल का दर्द बाकी सब तकलीफ पे दब गया था। बोलते हुए जब उसे बेतहाशा तकलीफ होती थी, आज वो दर्द पस मंजर से काफ़ी पीछे चला गया था। वो सीढ़ियों की तरफ भागी थी। फायरिंग ऊपर से हो रही थी और अभी तक जारी थी। उसका दिल रुक सा गया था। या अल्लाह, उससे सब कुछ ले ले मगर सिकंदर नहीं। वो एक बार फिर रोते हुए चीखी थी। उसे पता था सिकंदर ने सारे मुलाजमों को निकाल दिया था। बस वो दोनों रह गई थी। वो अकेला क्यों था? वो क्यों नहीं थी? वो उसे बुला रहा था तो क्यों नहीं गई वो उसके पास? सिकंदर। दुपट्टा चलते चलते पैरों में आया तो बेख्तियार फिसल कर नीचे गिरने लगी। उसे रेलिंग को थाम कर देखा तो उसे सिकंदर नजर आया, बिल्कुल सही सलामत, मगर वो काफ़ी चौकस लग रहा था। वो दीवार के साथ लगा पिस्तौल थामे शायद किसी अटैकर का मुंतज़िर था। वो उसे बाएं जानिब लगे आईने से देख सकती थी। वो भागकर उसकी तरफ आई तो सिकंदर उसके कदमों की चाप पर फौरन उसकी तरफ शूट करने लगा था। जब रमशा को देखकर उसके हाथ साकित हो गए। रे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे देखकर पहले तो ठहर गया, फिर एकदम गुस्से से घुराया। वो खड़ी रही, नम आंखों से उसे देखती रही। तो तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए उसका बाजू पकड़कर बोला। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कर रही हो तुम? और तुम्हें ये लेकर गए नहीं, जावेद ने मुझसे झूठ बोला था कि तुम मैडम ट्रीसा मुझे बचाने के लिए आई हो। वक्त वक्त तो बाहर चली गई है ना? उसकी बात पर रमशा ने जोर से नफी में साह हिलाया और उसका बाजू थाम कर नीचे घसीटा। रमशा, पागल मत बनो। जाओ, भागो नीचे, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। जाओ। वो अब की बार दबा दबा सा चिल्लाया था। गोलियों की आवाज़ अभी तक ऊपर से जा रही थी। वो उसे घसीट कर जल्दी से नीचे लेकर जाने वाला था जब रमशा बोल उठी। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें अकेला छोड़कर। सुना तुमने? मैं मौत की दलदल में तुम्हें अकेले नहीं धकेलूंगी। सिकंदर, सिकंदर, नहीं जाऊंगी। वो बोलते हुए हाँफने लगी जबकि सिकंदर बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो खोल चुकी थी अपने आप को बिलागे, जिस जुबान को उससे पूरी दुनिया से छुपाया हुआ था। आज उसे सिकंदर के सामने अपना सब तोड़कर उसे खोल दिया। ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। रमशा बोल सकती थी। वो बिल्कुल साकित हो गया जबकि वो रोते हुए उसके बाजू को पकड़कर खींचने लगी, जबकि जावेद तेजी से भागता हुआ उस तरफ आता दिखाई दिया। सिकंदर को देखकर उसके चेहरे पे एकदम से खौफ आ गया, मगर सिकंदर तो बिल्कुल गुमसुम हो गया था। सिकंदर, खुदा का वास्ता, प्लीज चलो, प्लीज। वो खींच रही थी उसे, मगर वो तो बिल्कुल स्टैचू बन गया था। फिर उससे अपना हाथ छुड़वाया और सर्द लहजे में कहा, जावेद, इसको लेकर जाओ यहाँ से। नाव। नाव कहते हुए उसकी आवाज़ अजीब हो गई थी। रमशा को ठंडी पड़ गई। फिर एकदम सिकंदर मुड़ने लगा कि रमशा ने उसका दोबारा बाजू पकड़ने वाली थी कि सिकंदर ने धाड़ कर कहा, जावेद, इसको लेकर जाओ। वहशत थी। हाँ, वहशत उसके लहजे में। उसने देखा एकदम से सीढ़ियों की साइड से कोई बंदर दिखाई दिए थे। गैर इरादी तौर पे उसकी निगाह आईने की तरफ गई थी तो बिना सोचे समझे एक बार फिर जावेद से अपना बाजू छुड़वा दी। आगे उतने में एक फायर उसकी तरफ हुआ। रमशा ने सिकंदर को पकड़कर साइड पे किया था और उसी वक्त गोली उसके बाजू को छूकर गुजरी थी। फिर भी ऐसा लगा था
जैसे किसी ने तेजाब उसके बाजू में फेंक दिया हो। चीरते दर्द और जलन से वो चीख पड़ी। सिकंदर ने झटके से उसे पकड़ा। वो अपनी आंखें बंद करके अपने बाजू को थाम चुकी थी। रमशा, उसने उसे पकड़ा। वो एक और फायर करने वाला था कि जावेद ने फुर्ती से तेजी से आगे बढ़कर 2 फायर किए थे। एक किस सर पे जाकर लगी, दूसरे के नाक पे। वो दोनों धड़ाम करके गिरे। सिकंदर, वो सिसकी लेते हुए उसके बाजू में झूल गई। आंखें बंद होती जा रही थीं। पहले ही वो कमजोर थी। छोटी कोली ने तो अलग कमाल दिखाया था। होश और खरोश से बेगाना होने से पहले वो सिकंदर का नाम लेती रही और सिकंदर उसे बाजू में उठाए शायद चीखा था। हाँ, उसके लिए चीखा था। डॉक्टर की इत्तला पर वो जो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा बिल्कुल गुमसुम लग रहा था। एकदम चौंक गया। डॉक्टर ने बताया कि बस बाजू जख्मी है, बाकी खतरे वाली कोई बात नहीं। गोली छू कर घुसी थी। सबकी जान में जान आई, वरना उन्हें अपनी भागी हालत का अंदाज़ा था। अगर रमशा को कुछ हुआ तो गुस्सा ख़त्म करके अपने आप को ख़त्म कर चुका होता। सिकंदर बहुत चुप था। सबको उसकी खामोशी अजीब लग रही थी, जैसे खटक रही थी। गहरा सांस लेता वो चलकर कमरे में आया। वो इस वक्त उसके कंट्री क्लब के कमरे में मौजूद थे। वो कभी भी खासकर इस वक्त पब्लिक एरिया जाने का रिस्क नहीं ले सका था। दरवाज़ा खोला। जहाँ वो बिस्तर पर नीम दराज आंखों को बंद किए पुरसुकून लग रही थी। उसे हाफ स्लीव्स सिकंदर की शर्ट पहनी थी, जो उसके वीआईपी रूम में पहले से मौजूद थी। वो जब कभी आता था यहाँ तो बिना पैकिंग के आता था, क्योंकि उसके कपड़े पहले से मौजूद होते थे। उसके दाएं बाजू पे पट्टी लगी हुई थी। उसके बाजू को देखते उसे नसें उसके पीले सर चेहरे की तरफ गईं, जहाँ सारा रंग उसके चेहरे से नुचड़ दिया गया था। खामोशी से चलता वो सामने सोफे पे बैठा और उसे देखने लगा। देखते देखते कितने लम्हे बीत गए ये उसे पता नहीं चला। आंखें खोली तो उसे अजीब सा एहसास हुआ, या उससे फिर से कोई ख्वाब देखा था। या अल्लाह, ख्वाब ही हो। उससे देखा था उसके घर फायरिंग हुई थी। वो सब लोग अफरा तफरी में भागे थे। वक्त निकल चुकी थी। जबकि वो भी जाने लगी थी तो उसे पता चला कि सिकंदर अकेला है। तो हर किसी चीज़ की परवाह किए बगैर वो अंदर भागी थी। सोचते सोचते एकदम उसे बाजू में जलन महसूस हुई। उसे मज़ीद सोचने का मौका नहीं मिला। मतलब कि जो कुछ हुआ था वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। जिस राज को उससे पूरी दुनिया से छुपाया हुआ था, आज उस राज को अपने शोर के सामने उससे खोल दिया था। गर्दन मोड़कर देखा। सिकंदर बिल्कुल स्टिल बैठा उसे देख रहा था। उसको देखते ही वो बिल्कुल साकित हो गई। फिर उसको सही सलामत देखते उसके दिल में सुकून फैल गया। मुश्किल उठते हुए उससे देखा, सिकंदर बिल्कुल हिला नहीं। या अल्लाह, ये ऐसे क्यों कर रहा है? उसे हजार खौफनाक अंदेशों ने घेर लिया। उठकर उससे बाएं हाथ से तकिए को ऊंचा किया और एक को तो अपनी गोद में रखकर वो टेक लगाते हुए बैठी और उसे देखा, जिसमें जरा सी भी हरकत पैदा नहीं हुई। एकदम उस मजबूत लड़की का दिल भर आया। आंखों में नमी आने में जरा भी देर नहीं लगी। आई एम सॉरी, गुलो की लहजे में कहते उससे सर झुका लिया था। सिकंदर खामोश था। आंखें ऊपर करके उससे रूम का जायजा लिया तो उसे पता चल गया कि वो कहाँ है। बख्तावर, आहिस्ता से उससे बख्त को पूछा। वो फिर भी कुछ नहीं बोला। रमशा को अब की बार गर्दन मोड़नी पड़ी। एकदम उसके बेअसर अंदाज को देखकर उसका दिल कट सा गया था। एकदम वो फूट फूट के रो पड़ी। उसे पहला वाला सिकंदर चाहिए था, जो गुस्सा भी करता था, धाड़ता भी था, क्रेजी भी हो जाता था, ड्रंक भी हो जाता था, उसकी मोहब्बत में अपनी दीवानगी लुटाता था। मगर ये तो उसका सिकंदर नहीं था। इतना ठंडा, इतना पथरीला, जैसे कोई मुर्दा हो जाता है। मुझे माफ़ कर दे सिकंदर। दर्द का एहसास एकदम बोलते हुए जागा था। एक तो वो हिचकी ले रही थी, ऊपर से बोल रही थी तो तकलीफ़ हो रही थी। आहिस्ता अगर बोलती तो उसे इतनी तकलीफ़ ना होती, मगर उसे ऊंचा बोलना था, अपना दर्द बताना था, क्योंकि ये दर्द दिल न सह सका, बल्कि बर्दाश्त से बाहर था। ये ज़ुबान पे आ ठहरा था। तकिए को मुट्ठी में लेते हुए उससे रोते हुए कहा, ना बोलना मेरे लिए। आंखें जोर से मीची। मजबूरी थी। लब को दबाकर उससे अपने सिसकते दर्द को दबाया। मेरा बोलना ना सिर्फ मेरे लिए तकलीफ दे था, बल्कि दुनिया के लिए भी बायस तफरी का मुकाम था। मैं पहले बोला करती थी। उससे आंखें खोली। अपनी तकलीफ बताने का वक्त नहीं था। वो उससे सिंपैथी नहीं लेना चाहती थी। वो उसकी मोहब्बत चाहती थी, जो लग रहा था उससे लम्हा लम्हा दूर होती जा रही थी। अभी तो उससे जी भर कर उस मोहब्बत को सही से महसूस नहीं किया था।
उसकी हरकतों से वो अपने सारे जज्बात को दबाकर सख्त हो जाती थी, मगर अब उसे अपनी सख्ती पर पछतावा हो रहा था। वो जो एक बुरा आदमी था, मुआशरे के लिए काबिल नफरत था, सबकी जान की परवाह करता, वो अकेला उनसे मुकाबला कर रहा था। वो आज बुरा कैसे हो सकता है? 1 साल पहले उससे इस शख्स से मोहब्बत की थी, तो कोई बात तो थी उसमें। सिकंदर खड़ा हो गया मगर उसकी तरफ नहीं आया। बस उसे देखकर वो चलता खिड़की की तरफ आया, पर्दे को हल्का सा हटाया और बाहर के नज़ारे को घूरने लगा। मेरी जुबान से निकला हर लफ्ज़ तुम्हारे नाम सिकंदर। हाँ, तुम्हारे नाम। ये तुम हो जि जिसने मुझे बोलने के लिए मजबूर किया। कुछ बोलो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। सिकंदर, रमशा के हर बोल सिकंदर से शुरू होकर सिकंदर पे आकर ख़त्म होते हैं। रमशा सिकंदर के बिना महरूम है, गोयाई से महरूम। सिकंदर ने अब की बार गर्दन मोड़कर रमशा की इस बात पर उसे देखा। वो आंसू बहा रही थी, उसके लिए रो रही थी, अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर बोली जा रही थी। उसके सुर्ख पड़ते चेहरे और आंखों में रकम अजियत के सिवा कुछ नहीं देख सकता था। वो बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल खामोश। उसकी खामोशी रमशा को अंदर तक काटी जा रही थी। आंखें जोर से मीची बोली, सिकंदर, तुम तो अपने। उफ, दर्द भरता जा रहा था। अपनी रे की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। तकिए को जोर से पीछे वो सांस लेते बोली, और वो किसी तौर चुप नहीं होगी, चाहे ये दर्द उसकी जान ही क्यों न ले ले। तो अब इतने बेरहम क्यों हो गए हो? सिकंदर सपाट आंखों से उसे देखता रहा, फिर वो उसके सामने आया, फिर बैठा, उसे बिना तासुर के देखता रहा। रमशा मुंतज़िर थी कि उसे थप्पड़ मारेगा। हाँ, वो उसकी भड़ास, उसके गुस्से और उसकी फ्रस्ट्रेशन की मुंतज़िर थी, मगर वो बिल्कुल फ्री सी था। उस हादसे के बाद फिर एकदम सिकंदर ने खींचकर उसे अपने सीने से लगाया और खामोशी से अपना सर उसके कंधे पे रखकर आंखें मूंद दी। रमशा हैरत ज़दा होकर उसके बाजू को थामे खामोश हो गई थी। फिर एकदम उसे गीलापन अपने कंधे पे महसूस हुआ, तो एकदम उसे झटका लगा। वो 6 फुट का मजबूत पत्थर दिल गैंगस्टर उसके कंधे पे सर रख के खामोशी से रो रहा था। आज रमशा बोल रही थी, जबकि सिकंदर चुप था। सिकंदर, वो उसे अलग करना चाहती थी। उसके दिल को कुछ हुआ। उससे क्या हुआ? वो दुनिया में हर चीज़ सिकंदर से तवक्का कर सकती थी, मगर रोना? उसके वहम गुमान भी नहीं था कि वो रोएगा। उसे सिकंदर को अलग करना चाहा, मगर सिकंदर ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। वो जैसे अपने आंसू उसे नहीं दिखाना चाहता था। वो बिल्कुल खामोश था, कुछ कह नहीं रहा था। उसकी खामोशी अपने बढ़ते हुए गीले कंधे पर उसे पागल कर रही थी। सिकंदर, प्लीज सिकंदर। उस मर्द के आंसू ने गोया कुरहाम मचा दिया था। वो जोर दे रही थी, बाजू में जलन हो रही थी, मगर उससे कोई परवाह नहीं थी। उससे परवाह थी तो अब भी सिकंदर की। फिर उससे हल्का सा बड़बड़ाते हुए सिकंदर को सुना, क्या अल्लाह इस कदर मेहरबान हो सकता है? बस ये जुमला था, और इस एक जुमले ने रमशा की सारी तकलीफ़ें दूर कर दी। रमशा ने उससे अलग किया तो दुख से देखने लगी। उसकी आंखें बेहद सूख थीं, जैसे जिस्म में सारा खून सिमटकर उन आंखों में समा गया हो। उफ, इतनी तकलीफ उसके पूरे जिस्म में नहीं थी जितनी उन स्याह घोर आंखों में थी। उसे सिकंदर के दोनों गाल थामे और उससे गुलाबी पड़ती नाक को देखा तो रोने के साथ उसे हंसी आई। बिल्कुल बच्चा है ये, कितना मासूम, कितना साफ दिल है उसका। बाहर से चट्टानों जैसा सख्त इंसान अंदर से कितना नरम है, ये उसे आज मालूम हुआ। सिकंदर ने अपनी पेशानी उसके साथ टिका दी। तावील खामोशी के बाद वो बोला, मुझे आज बिलहाहिर मालूम हो ही गया। वो चौंक पड़ी उसकी बात पर। भला क्या? बोलती नहीं थी तो पागल करती थी, बोलती हो तो हंस पड़ा। रोंगटे खड़े कर दिए। उसके बाद पर रमशा का मुंह खुल गया, मगर वो मजाक को साइड पे करके जानना चाहती थी कि उसके अटक अटक कर बोलने से वो उसे आगे जाकर तंग या बेजार तो नहीं होगा। सिकंदर, वो उससे अलग हुई। आप मेरे से बेजार नहीं होंगे ना? सिकंदर उसे देखता रहा। वो समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही है। वो ये समझ रही है कि उसके अटक अटक कर बोलने पर उसे छोड़ देगा, उससे तंग आ जाएगा। बेजार होना होता तो उसी दिन हो जाता जिस दिन मुझे पता चला था कि तुम बोल नहीं सकती। पहली फुर्सत में तुम्हें वापस फेंका था।
ना कि तुमसे निकाह करता। और सिकंदर ने पहली और आखिरी बार किसी लड़की को अपनाया है और लड़की हरगिज़ आम नहीं हो सकती। ये लड़की अपने बोलने पे समझ रही थी कि वो डिस्कस फील करेगा। इससे क्या पता था कि उसके एक बोल ने मुझे खुदा के सामने सजदा ज़ेर हो जाने पर मजबूर कर दिया है। आज मेरे अंदर का सिनर कुछ पल के लिए उसके बोल से दब गया है। दिल में सोचते वो उसकी रोई हुई आंखों को देख रहा था। सॉरी, तुम्हें खींचा था, दर्द तो नहीं हो रहा? उसके बाजू को देखकर वह फिक्रमंदी से पूछ रहा था। रमशा को उस शख्स पर टूट कर प्यार आया। वो शख्स जो उसके लिए रोया था। क्या इस जमाने में भी कोई शख्स आपके लिए रो सकता है? नहीं, इतना मासूम कोई नहीं हो सकता। रमशा ने नफे में सर हिलाया। तकिया उसका पीछे से दुरुस्त करने लगा, मगर वो बहुत चुप लग रहा था, ज़्यादा नहीं बोल रहा था, जैसे वो अब तक उसकी बात पे बेयकीन, उसके खुदा के इस रहम पे बेयकीन था। कंबल दुरुस्त करके वो मुतमईन हुआ, उसे देखा जो आंखें बंद कर चुकी थी। थकन उसके पूरे चेहरे पर लिखी हुई थी। वो पता नहीं आज उसको हाथ नहीं लगाना चाह रहा था। पता नहीं इस कन्फेशन के बाद बार बार उसे अपने हाथों में खून ही खून दिखाई दे रहा था, और उस खून से रंगे हाथों को देखकर वो खौफजदा हो रहा था। सिकंदर खां, वो भी खौफजदा, जिसका नाम सुनकर हर शख्स बिदक जाता था, जिसका वजूद ईर्द की दहशत फैला देता था। निडर बेखौफ गुंडा आज घबरा रहा था। अजीब सी घुटन अपने अंदर फैलती हुई महसूस हो रही थी। रमशा ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो चौंका। बख्तावर सिकंदर, वो बख्तावर के बारे में पूछ रही थी। आंखें हनूसमंद थीं। ठीक है, थोड़ा सा शौक थी। अभी पहले हादसे को भी कितना वक्त हुआ था? नींद का इंजेक्शन दिया है, कल तक उठ जाएगी। आप मुझसे पूछे कि नहीं। सिकंदर ने उसके लबों पे उंगली रख दी, गोया उसे बोलने से रोक दिया। फिर उसके सर को थपक कर बोला। मैं कुछ नहीं पूछूंगा रमशा। हर बंदे की कोई ना कोई मजबूरी या वजूहात होती हैं जो वो काम करने में मजबूर हो जाते हैं जिसे वो दरहकीकत करना नहीं चाहते। अपने दिल को साफ कर लो कि तुमने मुझे चीट किया है। ज्यादती मैंने की है तुम्हारे साथ, तुमने नहीं। पर हाँ, खबरदार, दोबारा मदर टेरेसा बनने की अगर कोशिश की भी तो। आप अकेले क्यों मुकाबला कर रहे थे? आंखें खोलते हुए उसे एकदम ये बात याद आई तो पूछे बगैर न रह सकी। उसे चंद लम्हे देखता रहा, फिर उसका हाथ उठाकर उसे चूम कर अपने गाल पर रखकर बोला। क्योंकि इंसान अपनी जंग अकेले लड़ता है, अपनी गलती की सजा दूसरा क्यों भुगते आखिर? अगर उसे भुगतने के लिए बुलाया जाए, अपने साथ शामिल कर लिया जाए, हाँ जी, मेरे लिए लड़ो, चाहे तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए, तो उस जैसा बुज़दिल बंदा कोई और है ही नहीं। ना सिर्फ बुज़दिल बल्कि थर्ड क्लास घटिया। खैर छोड़ो, अब खामोश होकर सो जाओ। वो बातों को बहुत घुमा फिरा कर आखिर में झिड़क देता था। गो के इस बार उसका झिड़कना काफ़ी मुख्तलिफ था। उसमें नरमी शामिल थी। रमशा खामोशी से उसे देखती रही, फिर अपनी भारी होती पलकों को गिराते हुए वो पुरसुकून से नींद लेती नींद की आगोश में चली गई, जबकि वो उसे देखता रहा, मगर दिमागी तौर पर वो किसी और ही दुनिया में चला गया था। पीछे से वो लोग कैसे आए? तुम लोग सब कहाँ मरे हुए थे? ऐसा तो हो नहीं सकता वो किसी भी तौर पे पीछे के रास्ते से आए। फिर ये कैसे? हन्नान बिल्कुल सिकंदर की तरह उन सबको गुस्सीली नसों से धक्का धाड़ रहा था। बाकी जितना वो सिकंदर की इज्जत करते थे, उससे डरते थे, उतना ही वो हन्नान से डरते थे। और इसे छोड़ो, अगर उस कमीने ने कहा कि इस घर से दफा हो जाओ, तो आंखें बंद करके किसी चीज की परवाह किए बगैर निकल पड़े और उसे अकेले मरने छोड़ दिया। उसे तो रह रह के सिकंदर पे गुस्सा आ रहा था। जब दिल किया विलन बन गया, जब दिल किया हीरो बन गया। समझता क्या है वो को? अगर सिकंदर को कुछ हो जाता तो मैंने सबका नामो निशान मिटा देना था। जावेद कुर्सी पे बैठा था, बाकी सब मुतब्बर ने सर झुकाए खड़े हुए थे। सर, तुम तो चुप ही कर जाओ। कोई किसी का इतना चमचा नहीं होता जितने तुम सिकंदर के हो। माना कि उसकी बीवी को लेकर जाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मगर क्या इतना भी बुरी ही बात सुन लेनी थी? तुम सबको फारिग करता हूं मैं। इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया मेरा खून खोल रहा है। कहकर उससे सिगरेट का एक पैकेट जेब से निकाला। जब भी वो टेंस या गुस्सा होता तो सिगरेट पीता था। अलबत्ता सिकंदर की तरह उसे शराब की लत नहीं लगी हुई थी। सिगरेट सुलगाकर उससे बख्तावर के कमरे के बारे में पूछा, और फिर फ़ोन पर उसे सिकंदर को कॉल मिलाई, जिसको उससे उठाना अपना फ़र्ज नहीं समझा। उससे और तैश आया। सर, बाहर ठीक नहीं लग रहे मुझे।
जावेद ने उसका गुस्सा सारा ठंडा करने की कोशिश की और बाकी परेशानी बयान करना ज़रूरी समझा। जाहिर है कमीने की बीवी को गोली छूकर गुजरी है। ठीक तो वैसे भी नहीं होगा। नहीं सर, ये वजह नहीं है। आज इस वाकये के साथ एक और चीज हम पर बम की सूरत गिरी है। अब की बार वो चौंक गया। टहलते टहलते वो ठहर गया। ऐसा क्या हुआ? अंदेशों ने उसे घेरे में लिया। जावेद काफ़ी शौक दिखाई दे रहा था। उससे ये गौर ही नहीं किया कि वो बिल्कुल गुमसुम सा लग रहा था। हालांकि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में वो इतना टेंस नहीं होता था। मैम बोल सकती हैं सर। पहले तो उससे समझ में नहीं आई उससे क्या कहा है। फिर एकदम सिगरेट को पकड़े उसके हाथ एकदम उसके होंठों तक जाने से रुक गए, साकित हो गए। आंखों में उलझन की बजाय बेयकीनी ने ले ली। किसी आवाज़ से वो एकदम चौंका। वो वहीं रमशा के बाजू पे सर रख के सो चुका था। पहले तो उसे समझ नहीं आई कि वो कहाँ है। फिर जब सर उठाकर अपनी मुंदी मुंदी आंखों से सामने सोए हुए चेहरे को देखा तो फिर उसे होश आया। उठा तो देखा वो बैठे बैठे ही रमशा के बाजू पे सर रख के सो गया था। वो उसे देखता हुआ अपनी माजी में चला गया और जाते हुए उसे नींद ने अपनी लपेट में लिया। उससे पता ही नहीं चल सका। एहतियात से उठकर उसने अपनी रोलेक्स में टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। उसने अपनी कमर सीधी की, फिर उसे देखा जो जरा सा भी कसमसाई नहीं थी। सिकंदर को तशवीश हुई। हाथ से उसका माथा चेक किया तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। दिल को तसल्ली हुई तो एहतियात से उठ बैठा। फ़ोन सामने पड़े टेबल पे था और उसे उठाकर उससे ऑन किया क्योंकि उस हादसे के बाद वो यहाँ पहुँचकर अपना फ़ोन बंद कर चुका था। वो उस वक्त तो किसी की मदाखलत नहीं चाहता था। फ़ोन ऑन करके उसने देखा उसका मोबाइल बार बार ज़ोर से बज़ होने लगा, जिसमें हन्नान की 4 मिस कॉल्स, 2 अननोन नंबर की मिस कॉल्स और माजिद का मैसेज। उसने माजिद के मैसेज को पढ़ना ज़रूरी समझा। पढ़ने के बाद उससे उंगली से अपनी पेशानी मसी और गहरा सांस लेकर अंदर के दरवाजे से बाहर की तरफ जाना बेहतर समझा क्योंकि इस वक्त हन्नान को फेस करना नहीं चाहता था। फ़ोन मिलाकर उससे कानों से लगाया। हेलो, भा बोल रहा हूँ। हम्म, क्लब में मौजूद हूँ। बेसमेंट की तरफ आ जाओ। फिलहाल वहाँ कोई नहीं मौजूद। तैमूर को ईमेल सेंड करो। फ़ोन मत करना, ट्रैक हो रही हैं उसकी कॉल्स। समझ तो आ गई थी कि अकेले शफकत का हाथ नहीं है। वो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेल से बेल भी उस साले की वजह से हुई थी। लगता है उसने भा का असली रूप नहीं देखा। रखो और फौरन आओ यहाँ। एहतियात करना, मुझे लगता है कोई हमारी हरकतों का नोटिस ले रहा है। फ़ोन बंद करके उसे अपनी आंखें ज़ोर से मीची। ठंडा सांस लेता वो अपनी कमीज़ के बाजू फोल्ड करने लगा और चलता उस कमरे के दरवाजे के साथ वाले कमरे को अपनी जेब में मौजूद चाबी से खोलता अंदर दाखिल हुआ। लाइट ऑन करके वो दरवाज़ा बंद करता सीढ़ियों से उतरने लगा। वो फ़ोन नहीं उठा रहे। पता नहीं वो शख्स मदद कर सकेगा कि नहीं। शीशा ने फ़ोन को मायूसी से पकड़े साइड पे रखा। तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो शीशा। वो पुलिस वाला होता, वकील होता, जज होता तो समझ में आती कि जो तुम कर रही हो ठीक कर रही हो। मगर वो एक गुंडा है। गुंडे का मतलब भी समझती हो। वो क्या मदद करेगा, उल्टा तुम खुद मुसीबत में फंस जाओगी। उसी कसम नैनतारा ने मैगजीन रखते हुए उसे एक बार फिर समझाया। पता है मुझे, मगर मुझे लगता है इस मुल्क के गुंडे ही कुछ कर सकते हैं। पुलिस वाले, वकील, जज और डॉक्टर तो किसी काम के नहीं है। रमशा को किडनैप हुए हुए 1 महीना होने वाला है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा हो। मुझे उस शख्स की शक्ल या बातों से लगता है वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो औरतों की बहुत इज्जत करता है और उनकी इज्जत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बहुत से वाक़ये हमने खुद टीवी में देखे हैं और नेट पे तो उसी का जिक्र होता है। मुझे पता है वो ज़रूर मेरी मदद करेगा और जब मैं उसे बताऊंगी ये लड़की आपसे बहुत मोहब्बत करती है तो वो तब तो ज़रूर कुछ करेगा। तुम लड़कियां भी ना पागल हो गई हो। फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलो। रियल लाइफ बहुत तल्ख है। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। रमशा को अल्लाह के हवाले करके पुरसुकून हो जाओ। वो जहाँ कहीं भी होगी सही सलामत होगी। उसे सामने पड़ा ग्लास उठाकर पानी का हल्का सा सिप लेकर रखा। फैंटेसी नहीं है नैन, वो शख्स मेरी मदद करेगा। इतना यकीन कैसे है तुम्हें? क्योंकि उस शख्स से मिशी की जान और इज्जत दोनों बचाई थी और उसे बाहिफाजत होटल छोड़ा था। तब से तो वो पगली उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी है। अब की बार नैनतारा ठटक गई और उसे ऐसे देखा कि मजाक तो नहीं कर रही, मगर शीशा के चेहरे पर संजीदगी थी। तुमने मुझे, क्योंकि उसकी बात पे मेरे अलावा किसी ने यकीन नहीं करना था और आज देख भी लिया मैंने। उसका इशारा नैन की भी यकीनी पे था। मिशी का सबसे बड़ा राज। मैं नहीं चाहती थी कि सबको पता लगे
और उसके जज्बात और बात का लोग मजाक उड़ाएं। मैंने भला क्यों उड़ाना था? तुम्हारी सारी बातें तहम्मुल से सुनी, तुम्हें मशवरा दिया, बल्कि तुम्हारी इस स्टूपिड हरकत पे साथ भी दिया और किसी को भनक भी नहीं लगती थी। वो नाराज हो गई। उसकी बात सुनकर फिर उसे तजस्सुस से घेर लिया। वैसे मुलाकात कैसे हुई? जरा बताओ ना। मिशी ने बताया। हाँ, बताना था। वो तो फ़ोन में उन मिस साहब बहादुर का नंबर और नोट्स में अपनी मोहब्बत के जज्बात और दास्तान लिखी हुई थी। तब मैंने जाना कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड होकर भी इतनी बड़ी बात नहीं जान सकी। हत्ता कि उसकी मोहब्बत भी उसकी आंखों से देखकर मालूम हुई, जहाँ हर वक्त सिकंदर ही सिकंदर छाया हुआ था। सर कमरे में नहीं है, मैडम सो रही हैं। अनान चौंक गया। बख्तावर के रूम में नहीं है, अब बीवी के रूम में नहीं है, तो फिर कहाँ है? सर, अटैक शफकत ने नहीं करवाया था। एकदम नसीर ने आकर हनान को इतला दी। हनान ने हफीज़ों से देखा। बहुत शुक्रिया जल्दी बताने का, मुझे पहले से पता चल गया। अब कमीना उसका कफन तैयार करवाने न गया हो। नहीं सर, भागी गाड़ी इधर ही है। नसीर की बात पे चौंक गया। उसे समझ आ गई। इसका मतलब सिकंदर को पता चल गया कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। ब्लड एंड बोन तो नहीं खुला हुआ? वो कह रहा था, जबकि बाकी सब भी चौंक पड़े। उन्होंने सोचा नहीं। मेरे हाथों से खून हो जाएगा एक दिन। मुठियां भींचता वो तेजी से लंबे लंबे डाक भरता हुआ बेसमेंट की तरफ बढ़ा।